वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे मैथ में आपको पढ़ा रहे थे रियल नंबर में 1.2 तक आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का 1.3 देखेंगे। 1.3 जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सिद्ध कीजिए कि √5 या √3 कोई भी चीज़ अपरिमेय संख्या होता है, और ये पता है आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कंफर्म में आना है। ठीक है, तो जो भी हम लोग अभी इस चैनल पर न्यू आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इस चैनल पे आपको संपूर्ण क्लास 10th का वीडियो मिल जाएगा, ध्यान से देखते रहिएगा। जब हम लोग का सब्सक्राइबर कुछ बढ़ जाएगा तब आप लोग को लाइव क्लास भी हम यहाँ पे देने लगेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि सिद्ध कीजिए कि 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। √5 एक अपरिमेय संख्या, तो जब देखिए दुनिया में जितना भी संख्या है या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है, या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है। अगर कोई संख्या परिमेय हो गया तो वो संख्या अपरिमेय नहीं हो सकता, अगर कोई संख्या अपरिमेय हो गया तो वो परिमेय नहीं हो सकता। ठीक है, कोई एक की चीज़ होगा, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहे, आप यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको सीखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और सिर्फ और स्टेप बाय इसमें स्टेप है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा इसमें है नहीं। देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अगर अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसको मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग माने हैं। देखिए मैथ का स्टूडेंट है, हम लोग मान के ही सवाल को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, और जो परिमेय संख्या होता है वो आपको पढ़ा चुके हैं, वो किस रूप का होता है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय आपको पढ़ा चुके हैं पीछे कंसेप्ट वाला वीडियो में, समझ लीजिएगा उसको। √5 बराबर हो गया P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे उसको आपको लिखना है, क्योंकि ये प्रूव्ड जो हम लोग करेंगे उसी लाइन की वजह से करेंगे, जहाँ P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको समझिएगा, ये पॉइंट जो है, यही पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा, अगर हम कहते हैं 8 और 12, ऐसी कोई संख्या बताइए एक के अलावा, जब भी बताना है एक के अलावा बताना है, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या बताइए जो 8 को भी विभाजित कर दे और 12 को विभाजित कर दे। अगर आपको ऐसे संख्या खोजने के लिए बोलेंगे तो आप खोज लीजिएगा। यहाँ बोलिएगा सर ऐसी संख्या एक 2 है, 2 जो है वो 8 को विभाजित करता है और 4 को विभाजित करता है, और एक संख्या है 4 8 को विभाजित करता है और 12 को विभाजित करता है। अगर एक संख्या बोले 10 और 15 में ऐसी संख्या बताइए जो 10 को विभाजित कर सकता है और 15 को भी, तो आप कहिएगा 5 10 को भी विभाजित कर सकता है और 5 15 को। तो ये जो आप 5 देख रहे हो, या जो ये 4 देख रहे हो, यही है उभयनिष्ठ गुणनखंड, माने कॉमन, ऐसा कॉमन संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे। और अगर आपको बोले कि बताइए 17 और 35, इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, तो आप बोलिएगा 17 और 35 में कोई ऐसी संख्या नहीं है, एक के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 17 को विभाजित कर दे और 35 को भी विभाजित कर दे। तो इसका मतलब इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे हम लिखे हैं कि √5 बराबर P/Q, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तथा P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, माने ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P को भी काट दे और Q को भी काट दे। ठीक है, ये हम लोग माने हैं। अब हम लोग उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या किए हैं, मान लिए परिमेय संख्या। दूसरा स्टेप में ये लैंग्वेज लिख दिए, ये लैंग्वेज लिखना मस्ट जरूरी है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
वर्ग माने स्क्वायर, दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा p/q का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर आपका 5 आएगा और p का स्क्वायर आपका p² आएगा, q का स्क्वायर आपको q² आएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 q² भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, 5 गुने q² हो जाएगा बराबर p²। ये 5 गुने में है, इधर आया तो भाग में हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा q² बराबर p²/5, q² बराबर p²/5। इस तरह के रूप में आपको ले आना है। उसके बाद हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि p² को 5 विभाजित कर रहा है। बटे में रहने का मतलब विभाजित करना होता है। जैसे अगर हम आपको ये बोले कि 8/4, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 को 4 विभाजित कर रहा है, मैंने काट रहा है। कितनी बार में काट रहा है, तो ये 2 बार में काट रहा है। अगर हम बोले 15/3, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15 को 3 काट रहा है, कितनी बार में, 5 बार में कट जाता है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है p²/5, p²/5। तो लैंग्वेज में हम इसको क्या कहेंगे, लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे, तो लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, लैंग्वेज में इसको बोलेंगे कि यहाँ p² को 5 विभाजित कर रहा है, p² को 5 विभाजित कर रहा है। तो हम भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ p² को 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। अब समझिएगा, कोई स्क्वायर को अगर कोई संख्या विभाजित करता है, जैसे p² को जैसे 15 है, 15 स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो 15 को भी 3 विभाजित करेगा, 15 को भी 3 विभाजित करेगा। 15 के स्क्वायर को अगर 3 विभाजित कर रहा है तो 15 को भी 3 विभाजित करेगा। सेम वही बात यहाँ है, अगर p² को 5 विभाजित कर रहा है तो p को भी 5 विभाजित करेगा। यहाँ p² को 5 विभाजित कर रहा है, इसीलिए p को भी 5 विभाजित करेगा, p को भी 5 विभाजित करेगा। अब समझिएगा पॉइंट यहाँ पे, यहीं पे समझने वाला बात है, समझिएगा। अगर हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि 8 को 4 विभाजित कर रहा है, कितनी बार में, तो 2 बार में, तो यहाँ पे आप क्या लिखते हो, 8 बराबर क्या लिखते हो, 4 गुने 2, मतलब नीचे वाला संख्या को इस संख्या से गुना करते हो ना, तो ये वाली संख्या आ जाती है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर हम बोलते हैं 3 को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी। इसको लिखिएगा 15, क्या लिखिएगा, जिससे भाग दे रहे हैं और जितनी बार में भाग दे रहे हैं, 3 गुने 5। सेम उसी प्रकार से अगर हम आपको बोलें कि p को 5 विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब कितनी बार में कर रहा है, अगर बोले जैसे 8 को 4 विभाजित कर रहा है कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ भी संख्या यहाँ भी संख्या, तो आंसर भी निकला संख्या में। लेकिन इसी में से कोई एक मान, जैसे p²/5 है तो या p/5 है, तो इसमें p एक संख्या नहीं है। ठीक है, p एक चर संख्या है, माने ABCD वाला मान है। अगर इसमें से कोई भी अगर एगो ABCD वाला मान होगा तो आंसर भी आपका ABCD वाला मान होगा। क्यों, क्योंकि p का मान चेंज होते रहेगा, कभी 10 हो जाएगा, कभी 15 हो जाएगा, कभी 20, कुछ भी मान सकते हैं हम, तो आंसर भी यहाँ पे चेंज होते जाएगा। तो यहाँ पे ABCD में से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे 8 को 4 से विभाजित किए 2 आया, 15 को 3 से किए 5 आया। उसी प्रकार p को 5 से विभाजित करेंगे तो कोई संख्या से ये कट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे संख्या ABCD में है, मान ABCD में है, तो कटने वाला भी यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ABCD में। क्यों, क्योंकि इसका मान चेंज करेंगे तो इसका मान चेंज होगा। तो यहाँ हम ABCD में कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपके बुक में जो इसका मान दिया हुआ है, आपके बुक में इसका मान दिया हुआ है k, माने 5, p को जो 5 है वो k बार में विभाजित करता है। तो हम लोग भी मान लेंगे इसको k, क्योंकि जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन चेक करेगा तो वहाँ पे उसके पास सॉल्यूशन आपको बोले थे पहले, उसके पास सॉल्यूशन पहले से रहता है, सॉल्यूशन में k लिखल रहेगा। आप यहाँ पे x मान लीजिएगा, ऐसे आपका सही है, x भी मान लीजिएगा तो सही है, बट क्या है कि वहाँ पे k लिखल रहेगा, उसको उतना जानकारी होगा नहीं, तो उसके बाद आपका नंबर हो सकता है काट ले। लेकिन इसलिए अगर हम k ही लिखेंगे तो उसको कन्फ्यूजन बेचारा को नहीं होगा। तो p को p 5 विभाजित करेगा। तो अब मान लेते हैं p को, तो मान लेते हैं माना p को 5 k बार में विभाजित कर रहा है, कितनी बार में, k बार में विभाजित कर रहा है। ठीक है, यहाँ k के जगह पर कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है k ही क्यों माने, ABCD में कुछ भी मान सकते हैं कि आपके बुक में k लिखा हुआ है इसलिए k मान लिया। अब बात समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि p को 5 कितनी बार में विभाजित कर रहा है, तो k बार में विभाजित कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर नीचे वाले को इस संख्या में गुना कीजिएगा तो ये वाली संख्या आपको आ जाएगा। कुल मिला के 5 को अगर k से गुना करेंगे
तो ये आपका p आ जाएगा। सेम ऊपर वाला जैसा, नीचे वाले को अगर हम इस संख्या में गुना करते थे तो 8 आ रहा था। सेम उसी प्रकार से 5 को अगर हम k में गुना करेंगे, 5 को इसमें गुना करेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगा। तो आपके पास क्या निकला, p बराबर 5k। ठीक है, p बराबर 5k। तो माना p को 5k बार में विभाजित कर रहा है, तो आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया है p बराबर 5k। ठीक है, अब जो संख्या आपको यहाँ पे निकला हुआ है ये वाली, इसको हमेशा मान लें समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब p का मान जो आपको 5k निकला है, इसका मान रख देना आपको समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में p का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण फर्स्ट आपका क्या है, समीकरण फर्स्ट लिख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट आपका है q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5। अब p का मान आपको 5k रखना है, तो q स्क्वायर बराबर p के जगह पर लिख देंगे 5k, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे में 5 है तो बटे में 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर बटे 5। 5 इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 इधर गुना में इधर आए तो भाग में हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा q स्क्वायर बटे 5 बराबर k स्क्वायर। जैसे यहाँ पे समझिएगा, जैसे यहाँ पे p स्क्वायर बटे 5 था, तो जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखे हैं सेम वही लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी q स्क्वायर बटे 5 है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है। जब यहाँ पे q स्क्वायर को, जैसे यहाँ पर था, यहाँ p स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा था, इसीलिए p को भी 5 विभाजित करेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ q स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, इसीलिए q को भी 5 विभाजित करेगा, q को भी 5 विभाजित करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहीं पे आप समझिएगा, यहीं पे आपका आंसर निकल जाएगा, यहीं पे आपका मेन पॉइंट आ गया है, समझिएगा बात को। अभी आपको ऊपर में क्या माने थे, ऊपर में हम ये माने थे कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो p को भी काट दे और q को भी काट दे। ऐसे कोई एक की संख्या नहीं है जो p को भी काट दे और q को भी काट दे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि p और q को काटने वाला एक संख्या मिल गया। क्या मिल गया कि p को भी 5 काट रहा है, q को भी 5 काट रहा है, p को भी 5 काट रहा है और q को भी 5 काट रहा है। तो हम यहाँ पे ऊपर में ये देखे थे कि p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब हम सॉल्व किए इसको तो p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया। कितना, 5। तो हम जो माने थे उसका जस्ट उल्टा निकला। हम माने क्या थे कि माने थे p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन निकल क्या गया, यहाँ निकल गया कि यहाँ p और q दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, मतलब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5। इसका मतलब हुआ कि हमारा मानना गलत है। हम माने क्या थे, माने थे √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर मानना गलत हो गया, इसका मतलब आंसर जो होगा आपका अपरिमेय है, क्योंकि दुनिया में 2 ही प्रकार की संख्या ही है। अगर परिमेय गलत हो गया तो इसका मतलब और संख्या कौन सी होगी, अपरिमेय होगी। वही हम लोग देख लेते हैं। यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमने क्या देखा, यहाँ p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारे मानने के विपरीत है। देखिए इस सवाल को जब हम सॉल्व किए तो क्या निकला ये कि इसका अभाज्य गुणनखंड इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, और माने क्या था, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो माने थे नहीं है, लेकिन निकल गया, माने मानने के हम लोग विपरीत हो गया। तो मानने के जब विपरीत हो गया, इसीलिए √5 अपरिमेय, माने क्या थे, माने थे परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपको प्रूव करना था। तो कुछ नहीं है, देखिए सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना है, आप बना दोगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए इस सवाल में आपको √5 के अलावा कुछ भी दे सकता है। मान लेते हैं यहाँ √5 के अलावा बोलता है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिर्फ संख्या चेंज करता। √5 के जगह पर दे दिया √2, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ 5 लिखा हुआ है ना वहाँ 2 कर देंगे, आपका बन जाएगा। कैसे समझिएगा, आपको सवाल में दे दिया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है,
फिर √2 बराबर हो जाएगा p/q। फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यहाँ √2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 2। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 गुना q²। फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, जहाँ जहाँ 2 है 5 है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ फिर लिखेंगे 2 के बारे में वही कर रहा है तो p बराबर कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा p के जगह पर 2k लिख दीजिएगा, 2k का स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 4k² बटे 2 है तो बटे 2 लिख देंगे। फिर 2 से इसको काटिएगा 2 बार में, फिर यहाँ पे 2 लिखिएगा, यहाँ पे भी 2 लिखिएगा। फिर यही बात यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ p और q का अभिन्निष्ट गुणनखंड 2 है जो हमारे मानने के विपरीत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के सवाल में कुछ नहीं करना, आपको करना ये है कि सिर्फ जो एक बार बता दिए ना उसी पे आपको मान चेंज करते रहना है, आपका आंसर निकलते जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको सिंगल पसली का सवाल देगा ये वाला कि √2, √3, √5, √7, यही 4 सवाल आपको देता है, या तो √2 देगा, या तो √3 देगा, या तो √5 देगा, या तो √7 देगा, यही 4 में से कोई एग्जाम में पूछता है, कन्फर्म रहना। √2 या √3, √5 या √7, यही 4 में से एक एग्जाम में पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं। सिंगल पसले में से यही 4 को पूछता है। बाकी हम लोग अगले सवाल के ऊपर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पहले जो इस टाइप के सवाल देख रहे थे उसमें सिंगल सवाल था, √5, √3, √7, लेकिन अब क्या है कि उसके साथ जोड़ देगा, उसके साथ कुछ घटा देगा, उसके साथ कुछ गुना कर देगा, थोड़ा सा उसी में चेंज करेगा। तो हम लोग भी उसको बनाते हैं, देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, उतना आपको इससे तो आसानी रहेगा, जो भी बनाए हो ना इससे आसान रहेगा और इससे छोटा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब भी आपको क्या बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोले तो आपको क्या मानना है, परिमेय। तो इसको हम लोग मान लेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो किस रूप का रहेगा, तो वो p/q के रूप का रहेगा। 3 + 2√5 तो ये किस रूप में आ जाएगा परिमेय संख्या, p/q के रूप में होगा, ठीक है। जहाँ q ≠ 0 हो तथा p एवं q पूर्णांक हो। आपको परिमेय में बताए थे p और q क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। अब देखिए जब भी एक सिंपल सवाल अगर पूछे √2, √3 या √5 तो उसको जैसे हम बताए थे वैसे बनाइएगा। इसमें कुछ भी चेंज करता है, इसमें कुछ भी चेंज करता है तो आप कुछ भी चेंज करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ रूट वाला को पकड़ लेना है, रूट वाला को एक साइड करके बाकी बात सबको अदर साइड में कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। देखिए कैसे, 3 को इसमें है प्लस में, √5 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो √5 के अलावा जो भी कुछ है सबको हम इस साइड करते हैं। सबसे पहले प्लस वाला को निपटाते हैं, प्लस के अलावा जो साइड है उसको निपटा देते हैं। ये प्लस में दराज कैसे में, माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√5, 2√5 बराबर p/q माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस में है तो माइनस में। फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 2√5 बराबर p, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा q, यहाँ पर आ जाएगा p - 3q, ठीक है। फिर अब क्या बोले हैं, 2 किस में है, गुना में है तो भाग में, तो ये क्या बन जाएगा √5 बराबर p - 3q/2q। अब देखिए आपको क्या बोल रहे हैं कि जब भी √5 क्या उसमें कुछ भी इस टाइप के सवाल में कुछ भी जोड़े, घटाए, गुना करे, भाग दे, कुछ भी करे, आपका पहला काम यही होना चाहिए कि रूट के अलावा जो भी चीज़ है सबको इधर कर दीजिए। देखिए हम रूट के अलावा जो भी चीज़ था सबको इस साइड कर दिए, तो यहाँ पे बन गया √5, ये p - 3q/2q। अब समझने वाली बात यहीं पे है, ठीक है। समझिए, अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से गुना कीजिए, चाहे भाग दीजिए, चाहे जोड़ दीजिए, चाहे घटा कीजिए, वो पूर्णांक ही निकलता है। जैसे पूर्णांक संख्या एक p है, इसमें किसी पूर्णांक संख्या से गुना कर दीजिए तो 2 पूर्णांक संख्या है, गुना कर दीजिए 2p, तो ये भी पूर्णांक ही होगा। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से भाग दीजिए तो ये भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या घटा दीजिए तो ये भी पूर्णांक होगा। पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या जोड़ दीजिए तो ये भी आपका पूर्णांक ही होगा। तो वही बात यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। p एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, माइनस उसके बाद समझिए 3q को देख लेते हैं। q एक पूर्णांक है, उसमें 3 से गुना किया है तो क्या बन गया 3q। q अगर पूर्णांक है, देखिए यहाँ है ना p एवं q पूर्णांक है,
Q अगर पूर्णांक है तो इसमें पूर्णांक से गुना किए तो 3Q क्या बनेगा, वो भी पूर्णांक बनेगा। तो यहाँ पे P एक पूर्णांक है और 3Q भी एक पूर्णांक है, और दोनों को घटा देते हैं। आपको क्या बोलेंगे कि अगर ये पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, पूर्णांक को पूर्णांक में घटाएंगे तो पूर्णांक ही बनता है। तो P माइनस 3Q जो आप यहाँ देख रहे हो ये पूर्णांक है। यहाँ क्या है, P माइनस 3Q पूर्णांक है। अब बटे देख लेते हैं, बटे में क्या लिखा हुआ है 2Q। Q अगर पूर्णांक है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, पूर्णांक ही बटेगा, क्योंकि आपको बोले हैं कि पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से गुना कीजिएगा तो पूर्णांक ही बनेगा। तो यहाँ 2Q भी क्या है, पूर्णांक है। तो ये संख्या भी पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक है। तो P माइनस 3Q बटे 2Q, ये दोनों क्या है, ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक। तो जब ऊपर भी पूर्णांक हो नीचे भी पूर्णांक हो तो वो संख्या आपका परिमेय होता है। परिमेय संख्या यही होता है जो P बटे Q के रूप में हो, माने ऊपर और नीचे हो, और P और Q पूर्णांक माने ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक। यहाँ भी ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक। तो यहाँ P माइनस 3Q बटे 2Q जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष वो क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि P बटे Q के रूप में है। परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में है और पूर्णांक है, परिमेय संख्या है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इसका बायां पक्ष, लेकिन इसका बायां पक्ष में क्या लिखा हुआ है, इसके बायां पक्ष में लिखा हुआ है √5, लेकिन बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे समस्या क्या हो गया कि एक तरफ तो आपका निकल गया परिमेय, एक तरफ निकल गया अपरिमेय, जबकि निकलना चाहिए दोनों सेम। LHS और RHS दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये अपरिमेय है तो इस साइड भी अपरिमेय ही निकलना चाहिए, अगर ये परिमेय है तो इस साइड भी परिमेय ही निकलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक तरफ निकल गया परिमेय, एक तरफ निकल गया अपरिमेय। ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा हो गया तो इसका मतलब हम जो ऊपर में माने थे वो गलत माने थे, क्योंकि गलत निकल गया इसका मतलब ऊपर में जो माने थे वो गलत माने थे। तो हमारी मान्यता यहाँ पे लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो हम माने क्या थे, माने थे 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या अगर गलत हो गया तो इसका मतलब वो कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। आपको पहले बता दिए कि दुनिया में 2 प्रकार के संख्या है, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। अगर परिमेय नहीं होगा तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा। तो लिखिएगा इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका हो गया प्रूव्ड। तो देखिए इसी टाइप का सवाल आपको, जो भी सवाल आपका बुक में दिया हुआ है सब इसी टाइप का है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। आपको सिर्फ यही करना है कि हम लोग को जो रूट वाला है उसको एक साइड करके बाकी जो बचता है उसको दूसरे साइड कर लेना है, और रूट के अलावा जो बचेगा वो साइड हमेशा आपका परिमेय निकलेगा और रूट वाला आपका अपरिमेय होगा। और यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या है और बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है। तो जो हम अगर दोनों एक जैसा नहीं निकलता है तो हमारी मान्यता क्या होगी, गलत हो गई। और माने थे परिमेय संख्या गलत हो गया तो इसका मतलब वो जो आपका होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका 3 सवाल है, जिसमें पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 आपका अपरिमेय है। तो कुछ नहीं करना है, सेम वही बात आपको क्या बोले हैं, सिंगल पसली के अलावा कुछ नहीं करता है। तो आप क्या करो, उसको मान लो और मान के √2 के अलावा जो भी है सबको अलग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माना, अब थोड़ा फास्ट लिख देते हैं, ठीक है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो किस रूप का होगा, परिमेय संख्या है तो ये P/Q के रूप का होगा, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q जो होगा वो पूर्णांक होगा। ये बात आपको लिखना है, पूर्णांक है। उसके बाद क्या बोले हैं कि बैक्रॉस, देखो बैक ऊपर नीचे दोनों तरफ है तो इसको हम बैक्रॉस कर देंगे। तो ये हो जाएगा √2 गुना P बराबर 1 गुना Q। तो ये आपका हो जाएगा आपको क्या बोले हैं कि जो आपका रूट के अलावा कुछ भी आपको रहता है उसको अलग कर दीजिए। तो रूट के अलावा क्या दिख रहा है आपको, P, उसको अलग कर दीजिए। तो √2 बराबर Q/P। ठीक है, अब देखिए P और Q दोनों क्या था, पूर्णांक था। P/Q अगर पूर्णांक है तो Q/P भी क्या है, पूर्णांक ही होगा। और
क्यू बटे पी, ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय, और ये वाला क्या हो गया? अपरिमेय। बस वही बात लिखना है इसका। यहाँ दायां पक्ष क्यू बटे पी एक परिमेय संख्या है एवं बायां पक्ष √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक साइड निकल गया परिमेय, एक साइड निकल गया अपरिमेय, तो इसका मतलब हमारी मान्यता गलत है, तो लिख दीजिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √5 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का सवाल रहे, आप कुछ करना नहीं है, यही आपको लिखता है, सिर्फ भाषा का प्रयोग करते रहना है, लिखते जाना है। अगला सवाल देख लीजिएगा, 3 का 2 नंबर। 3 का 2 नंबर आपका है 7 + √5, 7 × √5 7√5। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको मान लेना है कि माना ये 7 √5 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जैसे मानिएगा तो ये आपका हो जाएगा p बटे q के रूप में, 7√5 बराबर p बटे q, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक हो। ये बात तो आपको लिखना ही लिखना है। फिर क्या हो जाएगा, जो आपको क्या बोले कि रूट के अलावा कुछ भी हो उसको अलग कर दीजिए। रूट के अलावा 7 है तो 7 को इधर कर दीजिए, p बटे 7q। फिर यहाँ पे भाषा लिख दीजिए, यहाँ p बटे 7q दायां पक्ष है, और ये क्या है? परिमेय संख्या है, एवं बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय निकल गया, अतः हमारी मान्यता गलत है। तो माने क्या थे? माने थे ये परिमेय संख्या, इसलिए इसको लिख दीजिएगा। भाषा तो लिख ही सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना है, लिख दीजिएगा। अतः हमारी मान्यता गलत है। तो माने क्या थे? माने थे इसको परिमेय संख्या, तो ये क्या बन जाएगा? इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही करना है, प्रूव हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ भाषा का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे अगला सवाल आपका 6 + √2 है, 6 + √2 है, तो क्या करोगे? इसको सबसे पहले मानोगे परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो √2 बराबर p बटे q -6 हो जाएगा। फिर एलसीएम ले लेना, तो √2 बराबर q और एक का एलसीएम q हो जाएगा, p - 6q हो जाएगा। फिर वही लैंग्वेज लिखना, इसका दायां पक्ष इसका दायां यहाँ p - 6q बटे q दायां पक्ष परिमेय संख्या है, एवं बायां पक्ष √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, जो हमारी मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। तो माने क्या थे? माने थे इसको परिमेय, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो कुछ ज़्यादा हार्ड इसमें सवाल था नहीं। मेन रूप से आपको थोड़ा लंबा कौन सवाल होता है? जो सिंगल पसली का होता है, जैसे √2, √3, √5, √7 ऐसे करके देगा, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा लंबा, एक आधा पेज का लगभग होगा। लेकिन वो इसमें भी सिंपल है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रोसेस अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमारा 1.3 आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.4 देखेंगे। और किसी को भी अगर कोई समस्या होगा सवाल में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, या कोई आप कंसेप्ट में कहीं दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर लीजिएगा, उसका हम लोग सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम पे पहुंच जाइएगा। वहाँ पे आपका सारा का सारा क्लास का PDF पड़ा हुआ है, आप वहाँ से PDF ले सकते हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।